हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड का। फिजिकल वर्ल्ड में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को, या फिर बोल सकते हैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में क्या बनता है कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? तो फिजिक्स है क्या ये जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो वर्ड फिजिक्स है वो आया कहाँ से है। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है ये आता है आपका ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। देखिए मैं लिख रहा हूँ, फिजिक्स जो वर्ड है ये आपका आता है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, और इस फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या है फिजिक्स। जो यूपी बोर्ड या जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो फिजिक्स को क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या क्या बोलते हैं इसको, भौतिकी। और ये जो भौतिकी वर्ड है ये एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी। तो यहीं से फिजिक्स का डेफिनेशन भी बनता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो बोल सकते हैं फिजिक्स जो है ये आपका है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ये क्या कहलाता है आपका फिजिक्स कहलाता है। हमारे सराउंडिंग में नेचर जो है बहुत कितना डाइवर्स नेचर है, नेचर में कितनी सारी फिनोमेना एग्जिस्ट करती हैं। जैसे क्या क्या है, रे है, सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, रेनबो है, और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिनोमेना आप कर सकते हैं। हीट है, टेम्परेचर है, वाटर है, और जितने भी चाहे आप उतनी फिनोमेना आप लिख सकते हैं। इन सब की जो बेसिक स्टडी है या इनके लॉज की जो स्टडी है वो स्टडी हम किस में करते हैं, कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स में हम बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर और उसके लॉज की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स के इन लॉज को स्टडी करने के लिए दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। दो प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं, इन्हीं को हम फॉलो करते हैं पूरी फिजिक्स के लॉज की स्टडी करने के लिए। इनको बोला जाता है, क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए अब यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म को समझते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब होता है, यूनिफिकेशन में देखिए सिंपल अगर वर्ड्स में हम समझे कि फ्यू कॉन्सेप्ट और लॉज को यूज करके हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो इसका डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, अटेम्प्टिंग to derive diverse physical phenomena in terms of few concept and laws. In terms of few concept and laws, few concept and laws को यूज करके हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपका एप्लीकेबल है। अगर कोई एप्पल वो पेड़ से गिर रहा है नीचे तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। कोई अगर प्लैनेट है वो सन के अराउंड मोशन कर रहा है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, वहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क करता है। या कोई सैटेलाइट है वो मोशन कर रहा है अराउंड अर्थ, उसके लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है। मतलब कि जो फ्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करके
हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन कहलाता है। अगर हम बात करें रिडक्शनिज्म की, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि कोई आपके पास एक बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई आपके पास कोई एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका आपको अगर स्टडी करना है तो आप उसके सिंपलर पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करिए और छोटे छोटे पार्ट की स्टडी करके आप पूरे सिस्टम के बारे में बता दीजिए। वही क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। पूरे सिस्टम को एक साथ स्टडी ना करके उसके आप सिंपलर या कॉन्स्टिट्यूट पार्ट को स्टडी करके पूरे सिस्टम के बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म। इसका अगर डेफिनेशन मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, डिराइव द कॉम्प्लेक्स सिस्टम with the help of constituents, जो उसके सिंपलर कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उनका यूज करके अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को या किसी बिगर सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर पाए, वो क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शनिज्म कहलाएगा। तो पूरे फिजिक्स में ये दो प्रिंसिपल थ्रस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल थ्रस्ट, इन्हीं का यूज करके हम पूरी फिजिक्स की स्टडी करते हैं, ये दोनों, यूनिफिकेशन और क्या है, बात करते हैं कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में दो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक आपका है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा आपका है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि अगर हम बात करें लार्ज साइज ऑब्जेक्ट की, इसको हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो आपका होता है क्लासिकल फिजिक्स। इसमें हम इसकी बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में उन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि होते हैं आपकी फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे जो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी इसमें हम करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में। इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में जो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, आपका क्लासिकल फिजिक्स में कहलाता है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आपका अप टू मतलब 1900 तक ये पूरा डेवलप हो चुका है। अब अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आप बात करें मॉलिक्यूल्स की स्टडी, एटम की स्टडी, न्यूक्लियाई की स्टडी, आप बात करें इलेक्ट्रॉन की स्टडी, ये सब जो इन सब की अगर आप स्टडी करेंगे तो आप किसमें करेंगे, आप माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कौन सी फिजिक्स आती है, ये आपका है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कब हुआ है, आफ्टर 1900 मतलब 1900 के बाद मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक रेंज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब इस माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इन दोनों के रेंज के बीच में भी एक नया ब्रांच इमर्ज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या, मेसोस्कोपिक। ये आपका बहुत ही इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च फील्ड में ये नया ब्रांच डेवलप हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, मेसोस्कोपिक। अब हम देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचेस होते हैं और मॉडर्न फिजिक्स में और क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिजिक्स में क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में मेनली वी कैन से कि हम 4 सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, आप बोल सकते हैं, पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है आपका क्या, थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और चौथा है, फोर्थ वन इज ऑप्टिक्स। ये 4 सब्जेक्ट हम मेनली इंक्लूड करते हैं
क्लासिकल फिजिक्स में या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। मैकेनिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन्स हम बात करेंगे कि रिजिड बॉडी की, हम बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडीज की, हम बात करेंगे लिक्विड्स का, डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, हम बात करेंगे लिक्विड्स का, हम बात करेंगे वाटर वेव्स का, हम बात करेंगे साउंड वेव का, हम बात करेंगे इसमें वाटर वेव, साउंड वेव, मतलब ये सब जो चीजें हैं कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्लासिकल फिजिक्स के किस ब्रांच में कर रहे हैं? मैकेनिक्स में कर रहे हैं। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडी है वो है स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में कर रहे हैं। जैसे कि आप बात करेंगे इसमें हीट का, टेम्परेचर का, एंट्रोपी का, इंटरनल एनर्जी का, ये सब अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कहाँ स्टडी कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये जो ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स का, या फिर ये जो सब्जेक्ट है क्लासिकल फिजिक्स का, इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना होती है एसोसिएटेड विद चार्ज, चार्ज के साथ एसोसिएटेड होती है, उसको हम स्टडी करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये दोनों चीजें तो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज, चार्ज के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना है ये आपको किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उनको कौन गवर्न करता है आप पढ़ेंगे उसमें जाकर के। कूलम लॉ को पढ़ेंगे, आप उसमें पढ़ेंगे एम्पियर को पढ़ेंगे, आप उसमें पढ़ेंगे फैराडे को। ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जब आप बात करते हैं ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि ऑप्टिक्स जो है वो डील किसके साथ करता है? लाइट के साथ एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। लाइट के साथ और किसके साथ डील करता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो ये जो चार हैं ये किसमें आप कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स मतलब किसमें? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। एंड क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू डील विद द माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक के साथ क्लासिकल फिजिक्स डील नहीं कर सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ जो डील करना है उसके लिए हमारे पास अलग ब्रांच है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन की अगर हम बात करें तो इसके साथ अगर आपको डील करना है तो आपको क्या चाहिए? क्वांटम थ्योरी, जो अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी का डील करेंगे आप इसको डील करने के लिए माइक्रोस्कोपिक डोमेन को, जिसमें हम एक तरफ तो स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक रेंज में, जिसमें आप स्मॉल रेंज जो कि 10⁻⁻14 मीटर और इवन स्मॉल, इससे भी छोटी रेंज की स्टडी करते हैं। जैसे हम न्यूक्लियाई की स्टडी कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं तो किस रेंज में चला गया? इस रेंज में चला गया। लेकिन अगर हम डील कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल रेंज की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे हम स्टडी करेंगे किस रेंज में? 10⁻26 मीटर। जैसे हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल रेंज में किसी प्लैनेट की स्टडी कर रहे हैं तो इस रेंज में हम चले जाएंगे माइक्रोस्कोपिक। तो एक तरफ तो हम इतने स्मॉल रेंज को भी स्टडी कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ इतने लार्ज रेंज को भी स्टडी कर पा रहे हैं, और ये सब स्टडी कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ फिजिक्स में पॉसिबल है। तो इसके लिए इसका आपको स्कोप बहुत बड़ा है, आप चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अगर बात करें कि फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, हाउ फिजिक्स इज एक्साइटिंग। एक्साइटिंग क्यों है? एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि
आप खुद सोच सकते हैं कि फिजिक्स एक्साइटिंग कैसे हो सकता है आपके लिए, कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट किस तरह से आए। क्योंकि किसी भी स्टडी अगर हमको करनी है किसी चीज़ की, तो सबसे पहले उसके लिए हमारे मन में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उसको सीखने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम उसको सीख पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो याद करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हम याद कर सकते हैं। तो एक्साइटमेंट की सबसे पहला चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि जो इसके बेसिक लॉज हैं, जो फिजिक्स में बेसिक लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उनका यूज़ करके हम एक डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर पेड़ से कोई फल गिर रहा है तो उसके लिए भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर अर्थ पे हम चल रहे हैं तो उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एक फिजिक्स का एक छोटा लॉ या फिर एक सिंपल लॉ जिसका यूज करके हम डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो पहली बात होगी। दूसरा एक्साइटमेंट कैसे आ सकता है कि अगर हमारे पास इमेजिन करने का, या फिर अगर हम इमेजिन कर सकें कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट जिससे हम नेचर में जो अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है सीक्रेट, या फिर नेचर के बारे में जो चीज़ें अभी तक हमको नहीं पता चली हैं, उसको अगर हम एक्सपेरिमेंट के यूज़ करके अगर हम उसको बता सकें या उसको हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकें, तो वो भी किसके हेल्प से करेंगे? फिजिक्स के हेल्प से करेंगे। और फिजिक्स के हेल्प से कब कर पाएंगे? जब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो दूसरा ये एक्साइटिंग हमारे पास ये है कि डिज़ाइनिंग यूजफुल डिवाइसेस को डिज़ाइन करना। जैसे कि 1000 किलोमीटर दूर का ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं टेलीविज़न के थ्रू। मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन से पहले क्या था आपका एसटीडी था, फैक्स था, ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ों का डिज़ाइन किसका यूज़ करके हुआ है? फिजिक्स में ही तो हुआ है। तो फिजिक्स की आप जब स्टडी करेंगे, एक एक्साइटमेंट होगी, तब हम जाकर के इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे फिजिक्स का रिलेशन साइंस के अलग अलग ब्रांचेस में किस तरह से है। फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ और भी अलग ब्रांचेस के साथ। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है? जैसे आपने फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी, या हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये सब जो इन सब की जो स्टडी हुई है, इनकी स्टडी का यूज करके ही जो केमिस्ट्स हैं, जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है। तो मतलब कि फिजिक्स का केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंस की, बायो में क्या इसका यूज है? बायो में इसका यूज आप सोच सकते हैं खुद से ही कि जो आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज होता है बायो में। कहाँ से आया है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? यही फिजिक्स से तो आया है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर हम बोल सकते हैं एक्सरे, इन सब की जो डिस्कवरीज हुई है, इन सबको जो बनाया गया है, इन सबको जो डिज़ाइन किया गया है, जिसका यूज हम कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस में कर सकते हैं सैंपल की स्टडी करने के लिए। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी मतलब कि ऑप्टिकल, जैसे आपके पास क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज क्या करते हैं? किस लिए करते हैं? प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए करते हैं। तो ये भी कहाँ से आया है? फिजिक्स से तो आया है। और मैथमेटिक्स को हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर हमको सीखना है तो हमको मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो यही बात हो गई कि फिजिक्स का रोल साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस में किस तरह से होता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनके बीच में क्या लिंक है। जैसे फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनका यूज करके कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ कि फिजिक्स के प्रिंसिपल क्या है। जैसे हम बोल सकते हैं स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये आपका यूज होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आपका है ये रॉकेट
रॉकेट प्रोपल्शन जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ बेस्ड होता है। जैसे हम बात करें सोनार की, सोनार आपने पढ़ा होगा, सोनार किससे बेस्ड होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इनके बेस्ड होता है। अगर आप बात करें जनरेटर की, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वो किससे बेस्ड होते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किससे बेस्ड होते हैं? जो आपके यहाँ कंप्यूटर का डेवलपमेंट डिजिटल लॉजिक। अगर हम बात करें एरोप्लेन का जो बेसिक प्रिंसिपल है बर्नौलीज प्रिंसिपल, इस पे ही वर्क करेंगे। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जिसका कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? ये होता है आपका न्यूक्लियर कंट्रोल्ड रिएक्शन। अगर आप बात करें ऑप्टिकल फाइबर जिस पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर ये इसमें बेस्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनको याद कर सकते हैं आप। अगर आप बात करें टेलीविज़न या रेडियो की, टेलीविज़न और रेडियो ये सब किस पे काम करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स से ये काम करते हैं। जो आप फोटो सेल यूज होता है या सोलर सेल जो घर में यूज होता है, ये फोटो सेल की टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये था कुछ टेक्नोलॉजी और ये थे हमने फिजिक्स के बेसिक लॉज। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को पढ़ा है, ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर में कौन कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप चैनल से स्टार्टिंग से ही जुड़े एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।